हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एचपी स्टडीज पे। आशा करता हूँ जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड आपको पता है कि अब थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज बताया गया है, लेकिन अभी एग्ज़ाम आने के बाद ही हम पता चलेगा कि क्या उसमें चेंजेस रहेंगे, किस वाले सब्जेक्ट की परसेंटेज या वेटेज कितनी थी। तो देखो, जो आपके कॉमन एग्जाम है जैसे कि क्लर्क का एग्जाम हो गया, ठीक है, या आपका सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो गया या पुलिस का एग्जाम हो गया, इनमें ज़्यादा कोई चेंजेस होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि ये कोई सेक्टर स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है कि इसमें किसी एक चीज के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। बट अगर जैसे टीचिंग के एग्जाम हो गया आपके, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपका एचआरटीसी का एग्जाम हो गया, और अगर मैं बात करूं जैसे फॉरेस्ट का एग्जाम हो गया, तो यहां पे आपका थोड़ा सा वेटेज उस तरफ मूव कर सकता है कि वहां पे आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, आपके यहाँ पे कि जो एचआरटीसी में जो अलग अलग एक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट जो कॉमन आपका सब्जेक्ट रहेगा वहां पे आपका जो पूरा ओवरऑल पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। सो आपने अब तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। सो देखो, जो अभी एचपी सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा चेंजेस आने की संभावनाएं बहुत कम है। बस इसमें ये होगा कि पेपर 1 पेपर 2 लिया जाएगा, बट जो पैटर्न रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पैटर्न तैयार किया गया है। तो जो भी तैयारी को थोड़ा अपन जज करना चाहता है तो 10 टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद भी जब नए पैटर्न आएगा तो हम आपके लिए नए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। उसी तरह से एचपी सब इंस्पेक्टर, और अगर मैं एचआरटीसी की बात करता हूं तो यहाँ पर भी 99 रुपये में आपको 5 पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आगे आने वाले पेपर जैसे ही हमें थोड़ा सा पता लगेगा कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए नए पेपर लेके आ जाएंगे। लेकिन ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो भी चाहता है कि अपनी तैयारी को परखना कि मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है, देखो आपने ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों ने तैयारी काफ़ी अच्छी कर ली है। सो उसको टेस्ट करने का एक ही मात्र तरीका है कि आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए, ठीक है। तो देखो, किसी भी सब्जेक्ट की जैसे बोल रहे हैं कि एचपी जीके जीएस का 30वें नंबर का पेपर आ रहा है, तो आपको जीएस को भी इंपॉर्टेंस उतनी देनी पड़ेगी, क्योंकि 30 नंबर आपकी जो कट ऑफ है उसको ऊपर नीचे लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो बाकी जो हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं उनको कोई परचेज करना चाहता है, जैसे एचआरटीसी कंडक्टर का कोर्स है, ये 999 रुपये में आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। उस तरह से टीजीटी आर्ट का पेपर है वो 3000 में प्रोवाइड किया जा रहा है। पटवारी का पेपर है आपको 1200 रुपये में मिल रहा है। और उसी तरह से आपका एचपी जेबीटी का कोर्स है वो आपको 1500 रुपये मिल रहा है। देखो, जो जेबीटी के जो टीचिंग एग्जाम है वहां पे तो आपके जैसे साइकोलॉजी बोला जा रहा है कि साइकोलॉजी सेकंड पेपर में आएगी, तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी मिलेगी, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। बट आपका फर्स्ट पेपर काफी ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट पेपर तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको तैयारी उसके अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो पहले पेपर के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ये भी हो सकता है कि दोनों पेपर थोड़े टाइम के बाद या 10-15 दिन के गैप के बाद हो, तो आपको दोनों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो आप किसी को ज्यादा कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते यहाँ पे। तो अभी भी कोई चाहता है कि तैयारी को अच्छे से करना, तो हमारे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमसे राय ले सकते हो, या हमारे डेमो सेशन को देख के हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हो। बात करते हैं हमारे आज के सेशन के लिए। तो ये जो आपका सेशन है सारे एचपी एग्जाम्स के लिए है, चाहे एलाइड है, एनटी है, या एचएस की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी ये सेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारे क्वेश्चंस के बारे में पता किया जाएगा, ठीक है, उनके पीछे क्या लॉजिक है वो सब कुछ बताया जाएगा आपके लिए। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो, बोला है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पर दी हुई स्टेटमेंट में जो गलत है उसको बताइए। तो गलत देखो कौन सी है। पहला बोला है प्रोटोप्लाज्म इज द फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल, ठीक है, कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर उसको बोला जाता है। सेकंड बोला है जो अमीबा है और जो क्लाइडोनोमास है और पेरेन्काइमा है आर सम एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है। आगे बोला है कि ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेलिज, ठीक है, सभी सेल्स में सेम ऑर्गेनेलिज होते हैं, नो मैटर वट देयर फंक्शन इज और वट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, इसका मतलब चाहे हाथी पाए जा रहे हैं, चाहे घोड़े में पाए जा रहे हैं, चाहे किसी चूहे में पाए जा रहे हैं, तो सभी सेल्स में क्या रहते हैं, सेम ऑर्गेनेलिज रहते हैं। आपसे ये पूछा हुआ है यहाँ पे। तो आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, नॉन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। तो आपने बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी है। देखो, पहली स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड सब्सटेंस सेल का। देखो, जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है ये सबसे पहले जो कॉइन करी थी, इसका टर्म का जो
नाम दिया था वो किसने दिया, परकिंजे ने दिया था। तो आपने याद करना कि परकिंजे ने इसका नाम दिया था। तो उस टाइम पे इनको प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता था कि जो सेल के अंदर लिक्विड होता है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोल दिया था, पर बाद में जब डिस्कवरी हुई थी उसके बाद इनको साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाने लगा था। तो प्रोटोप्लाज्म देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि किससे मिलकर बना होता है तो याद रखना है ये बनता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर इनिशियली बोला जाए तो पहली स्टेटमेंट सही है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, किसी भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर। आगे है अमीबा हो गया हमारा, क्लाइडोनोमास हो गया, पेरेन्काइमा हो गया, ये सारे केस की एग्जांपल है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है, इन सभी में सिंगल सेल पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आगे बोला है कि सभी सेल्स में जो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, देखो सेल ऑर्गेनली का मतलब क्या है, देखो सेल के अंदर जो मिनी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनलीज को क्या बोला जाता है, मिनी ऑर्गन बोला जाता है। जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, गोल्गी बॉडीज होगी, ये सारे राइट या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज होते हैं और इनको मिनी ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि जो सभी सेल्स में क्या होते हैं, सेम सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, नो मैटर कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। चाहे मैंने बोला जैसे हाथी ले लिया, घोड़ा ले लिया, चूहा ले लिया, बंदर ले लिया, तो सभी में जो सेल होगा सेम सेल ऑर्गेनलीज पाए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ द अबव, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो आपने क्वेश्चन साथ साथ अटेम्प्ट करने हैं, उनको एनालाइज करना है और साथ में कमेंट सेक्शन खाली नहीं जाना चाहिए। इस बार, पिछली बार बस 2 बच्चों ने, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके पास रिप्लाई 2 बच्चों ने किए थे। तो यार जब कभी भी आप कुछ सेशन लगाते हो तो अपने साथ थोड़ा सा ऑनेस्ट रहा करो। तो जो सेशन देखते हो समझा करो, फिर क्वेश्चन पूछो, या समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। एटलीस्ट अपनी तरफ से तो आप पूरी ऑनेस्टी लो कि हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो उसका आंसर करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके लिए पूछा जाता है, और कल को अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ गया तो उसके पछताने से अच्छा ये है कि आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करो, साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, यही बढ़िया लगता है हमें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग पूछा हुआ है कि मैच द फॉलोइंग। लिस्ट ए में दिया हुआ है सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। लिस्ट बी में उनके कुछ फंक्शन पूछे हुए दिए हुए हैं या फिर वो कहाँ पाए जाते हैं, ये उनको बोला क्या जाता है। देखो पहले सेल है, सेल को अगर आपको सेल नहीं पता तो दूसरे शुरू कर देते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, इन द रूट ऑफ सेल। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सेकंड का क्या हो गया, 1। सेल को क्या बोला जाता है, इसको लिटिल रूम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सेल को लिटिल रूम के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में याद रखना क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर ये नहीं होगा इसका, यहाँ पे इसको फिर से करते हैं। देखो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसका मतलब है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर बात करते हैं सेल की, तो सेल को क्या बोला जाता है, लिटिल रूम भी बोला जाता है। ऑस्मोसिस क्या करती है, ठीक है, ऑस्मोसिस होती कहाँ पर है, जहाँ पे वाटर होता है। तो वाटर का एक्सचेंज जो हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में होता है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसलिए जो डिफ्यूजन का स्पेशल केस है उसको भी ऑस्मोसिस बोला जाता है, ठीक है। हालांकि डिफ्यूजन भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकती है, बट जो ऑस्मोसिस है स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, जो लिक्विड में देखने को मिलता है। तो ऑस्मोसिस के लिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स, और डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट का सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड एक यहाँ पे और ये ए और सी में है। सेकंड का क्या है हमारा, सेकंड का थर्ड। तो सेकंड का थर्ड देखिए ये भी है, यहाँ भी है। अब थर्ड का ऑस्मोसिस, थर्ड का फोर्थ, तो थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का फर्स्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे लगे तो थोड़ी सी सभी स्टेटमेंट को देख लेना है, कि जैसे मैंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर दिया था यहाँ पे, तो वो आपने ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और इसका काम देखो क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, सेल में क्या ऐड होगा, क्या सेल के बाहर जाएगा, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ये सिलेक्ट करता है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर आएगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी होता है। तो ये भी आपने चीज ध्यान में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पर भी आपका मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है
और यहाँ पे डिस्कवरीज या फादर्स के बारे में पूछा हुआ है कि किसको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, हिपोक्रेट्स किसको बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब हिपोक्रेट्स कौन सी लिस्ट से यहाँ पर कौन से फादर बोला जाता है उनको, ठीक है, विलियम हार्वे किस फील्ड से जुड़े हुए थे, अरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, उस तरह से स्टीफन हेल्स को क्या बोला जाता है। तो ये हम देखेंगे कि ए 1 by 1। देखो अगर आपको यहाँ से तीसरा पता है, तीसरा अरिस्टोटल को क्या बोला जाता था, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो देखो यहाँ पे अगर तीसरे का देखा जाए तो तीसरे में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको बस ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको थर्ड का सेकंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब फर्स्ट का कितना हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। तो इसका मतलब है जो हिपोक्रेट्स है उनको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता था। आगे विलियम हे की बात करते हैं तो विलियम हे सेकंड का थर्ड, तो विलियम हार्वे को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। और एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, और स्टीफन हेल्स को बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसको, ठीक है, कि मेडिसिन का फादर किसको बोला जाता है, बायोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है, साइकोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है और इनके बारे में पढ़ना भी है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन देखो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके 3-4 फैक्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो बोला हुआ क्या है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट आंसर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखो जो पायरुवेट होता है, सबसे पहले देखो ग्लूकोज होता है वो किसमें ब्रेकडाउन करता है, पायरुवेट में। तो ग्लूकोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन के एटम पाए जाते हैं, जबकि पायरुवेट में कितने कार्बन एटम पाए जाते हैं, तो 3 कार्बन एटम पाए जाते हैं पायरुवेट में। अब पायरुवेट अलग अलग तरीके से टूटता है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम होती है। तो 3 केसेस होते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। पहला क्या बोला हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट ब्रेक्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। तो पहली स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो पहली स्टेटमेंट देखो बिल्कुल सही है, यही होता है। देखो ग्रेसिस जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, होता कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उस केस में हमें मिलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी मिलती है, और एनर्जी भी कितनी मिलती है, 38 एटीपी की एनर्जी मिलती है इस प्रोसेस में, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल पायरुवेट ब्रेक्स इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो यहाँ पे बोला है कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है कहाँ पे, हमारे मसल सेल्स में, तो जो पायरुवेट है वो किसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी निकलती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसमें एनर्जी कितनी निकलती है हमारी, 2 एटीपी की, बहुत कम एनर्जी मिलती है यहाँ पे। कितनी मिलती है यहाँ पे, 2 एटीपी की एनर्जी में मिलती है। अगला बात करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट पायरुवेट ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। देखो ये तो जरूर मिलता है हमें जब हमारी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, बट देखो वो कौन सी होती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत स्टेटमेंट होगी। और आपकी जो 4th स्टेटमेंट पूछी हुई है कि बिल्डिंग ऑफ लैक्टिक एसिड इन अवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। आपने देखा होगा कभी कभी आप जब एकदम से बाइक पे बैठते हो या भागते भागते जो आपकी नस होती है वो चढ़ जाती है, ठीक है, या फिर जो उसमें क्या होता है, एकदम से जो ब्लड जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी आपकी बॉडी को एनर्जी मिल नहीं पाती, तो उसकी वजह से क्या आते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं। तो उसको बोला था क्रैम्प आया। तो सडन एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है ये, और प्रोलॉन्ग एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। देखा होगा कि आपने टेस्ट मैच में जब वो जो बैट्समैन है बहुत टाइम तक खेलता रहता है, तो उसके कुछ टाइम के बाद उसको क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, बट हमारी बॉडी उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाता है, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड, और यही रीजन बनते हैं क्रैम्प्स का। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पूछा था इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। सो इसी बात पे लाइक भी कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है, वो सडन रिएक्शन होता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सपोज करो क्या आप जल्दी से, अगर आप सोए भी हो, एकदम से अगर आपका हाथ लगे किसको, गर्म चीज को, तो हाथ आपका पीछे खुद से ही हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो और जैसे अगर आपके ऊपर कोई चीज गिरती है तो आपकी आंखें खुद बंद हो जाती हैं, तो वो भी क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है। बोला है कि आई पुल्ड माय हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम।
तो ये तो रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे बोला माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन फील हंग्री, तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये किसी जो को स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो भी मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे बोला ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज, तो क्या होगा, अगर हम आंखें खोलने की कोशिश भी करें तो भी आंखें नहीं खुलेंगी, तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बोला है ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन रोड, तो जब हम वाहन को चलाते हैं सड़क के ऊपर, तो ये क्या कोई रिफ्लेक्स एक्शन है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने सभी के लिए तैयार रहना है। किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं समझना कि ये बड़ा इजी है, मैं इजीली कर लूंगा, बट एग्जाम में जो लेवल होता है, प्रेशर वो अलग होता है जो आपका अभी यहाँ पे है, तो आपने हर एक क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये आपका क्वेश्चन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है देयर आर 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम देम। 4 स्टेटमेंट दी हुई है आपके यहाँ पे, आपको वहां से बताना है कि स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट कौन सी है। पहला क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बोला है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, वो स्फीयर का पार्ट होता है, बिल्कुल सही है। और जो सेंटर होता है किसी स्फीयर का, उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ आपकी कॉनकेव मिरर की, ठीक है, जिसका अंदर वाला पोर्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, तो इसका जो सेंटर होता है इसी सर्कल का सेंटर, इसको क्यों क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बोला है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहां से जो लाइट पास, यहां से जो रही जा रही है, इस पॉइंट से आती है, इसको बोलते हैं पोल। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो देखो यहां से जब लाइट, यहां से जो रे पास करती है, तो इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। तो यहां भी यही पूछा हुआ है कि इमेजिनरी लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। तो ये अपर्चर, ये वाला सिस्टम, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बोला है द प्रिंसिपल फोकस इन द कॉनकेव मिरर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। तो फोकस देखो कहां पे होता है, यहाँ पे आपका मिडल में, सी और पी के मिडल में क्या होता है, आपका फोकस होता है। तो ये क्या होता है, फ्रंट में है, मिरर के सामने है, बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 एंड 4 चारों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको मिरर से रिलेटेड टर्म्स समझ आ गई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा हुआ है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सिंपल समझना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वो मीटर से शो करते हैं। तो इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ, ठीक है, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, C/V हो जाता है। तो वैक्यूम में कितनी स्पीड है, 3 × 10⁸ जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कहाँ पे कौन सा मीडियम है, पानी है, तेल है, ठीक है, या कोई और मीडियम है, तो उसकी वैल्यू नीचे रख ली जाएगी। उन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अब एक और चीज हमने ध्यान में रखनी है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका कोई यूनिट नहीं होता। ये क्या होती है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अगर कोई पूछा जाए कि स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने क्या जवाब देना है कि ये क्या है, देख यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब हमने मैच करना है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अब देखो पहली स्टेटमेंट मटेरियल मीडियम दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33। 1.33 देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, एक तो फर्स्ट का सेकंड आया, तो मतलब या तो ए स्टेटमेंट होगी या तो सी स्टेटमेंट होगी। अब हमें डायमंड का भी पता होता है कि डायमंड का कितना होता है, 2.42, ठीक है, 2.42 होता है डायमंड का। तो यहाँ पर देखो हमने दो स्टेटमेंट तो पहले एलिमिनेट कर दी थी वाटर का डाल के, ठीक है, कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। अब आगे देखो यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे देखो फर्स्ट का सेकंड और बी कैरोसिन का कितना होता है 1.44, रॉक सोल्ट का कितना होता है 1.54 और डायमंड का कितना होता है 2.42 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही इसकी कटिंग की वजह से और जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती रहती है, ठीक है, रिफ्रैक्ट होने की वजह रिफ्लेक्ट करती रहती है, इसको क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें कौन सा फिनोमेना होता है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती कब है, जब कभी भी लाइट मीडियम में किसी ऐसे एंगल पे गिरती है, मतलब जो क्रिटिकल एंगल, ठीक है, वो एंगल होगा जब लाइट रिफ्लेक्ट करने के बजाय रिफ्रैक्ट करना शुरू कर देगी, मतलब लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में वापस फॉल करना शुरू कर देगी जब एंगल बढ़ जाएगा जैसे क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो उसमें क्या, उसमें उसके बाद कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है हमारे पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पे देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है कि चूज द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहां पे आपका इनकरेक्ट पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहां पे देखो पहला है कि ऑल एसिड जनरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग ऑन मेटल, ठीक है। तो सारे जो एसिड होते हैं, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम, ठीक है, एसिड है, सोडियम मेटल है, एसिड कौन सा है, HCl है। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखो क्या बनता है हमारे पास, एक तो बन जाएगा NaCl और क्या निकलती है बाहर, H2 गैस बाहर निकलती है। तो पहले ये बोला हुआ है जब एसिड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे आपसे देखो क्या पूछा हुआ है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है, एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, तो एसिड फिर से ले लेते हैं। अगर मैं कैल्शियम ले लेता हूं, मेटल है कोई और उससे अब एसिड रिएक्ट करता हूं तो Cl, पर मेटल कार्बोनेट पूछा हुआ है तो यहां से हम CaCO3 लिख लेंगे क्योंकि कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 होता है। CO3 का मतलब ही होता है कार्बोनेट। तो CaCO3 जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaCl2 बना देगा और कुछ यहाँ वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लैक्टिक जब कभी भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आगे बोला है कि जो ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, बोलते सभी में ऐसा जरूरी नहीं कि सारे कंपाउंड जब हाइड्रोजन हो जिनमें तो वो एसिड हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं, C6H12O6 हाइड्रोजन है बट ये एसिड नहीं है। अल्कोहल की एग्जांपल ले लेते हैं, इथेनॉल जिसको बोलते हैं, C2H5OH, इसमें हाइड्रोजन है बट ये क्या है, ये एसिड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी, बिल्कुल सही, कि ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो जरूरी नहीं कि वो एसिडिक हो। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे बोला है कि द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, उनको क्या बोला जाता है, एल्कलीज बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। याद रखना है कि ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्कलीज बोला जाता है। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द अबव। सो होप सो कि आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे और कैसी रिएक्शन मेटल की एसिड के साथ होती है, मेटल कार्बोनेट के साथ होती है, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं ये भी आपको समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां से आपको पूछा हुआ है रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बोला है, रीअरेंज द फॉलोइंग मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप तभी लिख पाओगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होगा। और रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको सारी याद करवा दूंगा आज, बस आपने रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको यहां से करवा दूंगा। इसका आंसर आपने मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा पता कि कौन सीरीज यहाँ पे स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है जो चाहता है कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करे। ये नहीं कि अपनी वीडियो देखी आधी और अधूरी और चले गए। क्या पता आपका कोई ऐसा पॉइंट यहाँ से आपको बताया गया हो और वो आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसलिए देखो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के थ्रू इसको याद कर लिया जाएगा पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को। देखो ट्रिक क्या है, काशीनाथ, ठीक है, इसका क्या है ना, इसकी ट्रिक याद करनी है, काशीनाथ का माली आलू फीके पकाता है। ट्रिक क्या है, काशीनाथ का माली आलू फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो यहां पे आ जाएगा कौन है, यहां पे आ जाएगा आगे आओ। देखो काशीनाथ से क्या हो जाएगा, ये किसका सिंबल होता है आपका, पोटेशियम का। नाथ से आ जाएगा Na सोडियम, ठीक है। का से क्या आ जाएगा, कैल्शियम, ठीक है। माली मैग्नीशियम, आलू से आ जाएगा एल्यूमिनियम, फीके से क्या बना देगा, आयरन, ठीक है। तो ये आपने सारे याद रखना है कि सोडियम
पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, अब इसके बाद आलू के बाद आलू में एक थोड़ा सा यहां पे आएगा जरा, आलू जरा फीके बताता है क्योंकि बीच में आ जाएगा जिंक। आलू जरा फीके पकाता है, पकाता से क्या आ जाएगा Pb, है से आ जाएगा हाइड्रोजन। कौन है कॉपर, है से आ जाएगा आपका मरकरी। आगे से आ जाएगा Ag और यहाँ पे आ जाएगा Au। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सारा, ये आपकी सारी क्या हो जाएगी पूरी ट्रिक है। यहाँ पे आपको जब रिएक्टिविटी सीरीज का कोई भी अरेंजमेंट पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, क्या रिएक्शन हो पाएगी अगर मैं रिएक्ट करूं एल्यूमिनियम, अगर मैं रिएक्ट करता हूं मैं बोलता हूं कि जो एल्यूमिनियम सल्फेट है और उसको मैं रिएक्ट करता हूं जिंक से, क्या रिएक्शन होगी। अब देखो एल्यूमिनियम ऊपर है जिंक नीचे है, तो ये तो ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, ये तो इसको रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी जगह से नहीं हिला पाएगा, तो इसका मतलब ये तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो यहां से आपने याद रखना कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, जाओ कौन है आगे आओ। तो यहाँ पे काशी से आ गया पोटाशियम, नाथ से आ गया सोडियम, का से आ गया कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, फीके से आयरन, पकाता से Pb, है से हाइड्रोजन, कौन से आ गया कॉपर, है से आ गया आपका मरकरी, उसके बाद आ गया आगे से आ गया आपका सिल्वर, देन आ गया गोल्ड। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी सीरीज है, ये आपने याद कर लेनी है और यहाँ पे मेरे को इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करना है इस क्वेश्चन का कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है कि चूज द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा हुआ है, इनकरेक्ट आपने बताना है कि इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। पहला क्या बोला हुआ है कि एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप की डेफिनेशन दी हुई है आपको। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सेम प्रोटॉन्स, सेम प्रोटॉन का मतलब क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बोला है एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। ये भी बिल्कुल सही है, आइसोटोप्स का उल्टा ही क्या होता है आइसोबार्स होता है। आगे बोला है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको क्या बोला जाता है मास नंबर। ठीक है, आपने देखा होगा, तो यहां पे क्या लिखते हैं ऐसे, तो यहां पे एटॉमिक नंबर मास नंबर, तो यहां पे Z आता है, यहां पे A आता है, A को शॉर्ट दिखाते हैं मास नंबर से। तो ये क्या होता है, किसका सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। अब आगे बोला है कि एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको बोला था आइसोटोन्स। ठीक है, तो ये आइसोटोन्स भी सही है कि जब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं बट आपका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग होता रहता है, प्रोटॉन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, बट जो न्यूट्रॉन है वो सेम रहते हैं, तो यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है आइसोटोन्स बोला जाता है। तो देखो ये सारे स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है, बट आपसे क्या पूछा हुआ है इनकरेक्ट कौन सी है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट में क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, किन में से कोई भी, यहाँ पर क्या है इनकरेक्ट पूछा हुआ था, सारी करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस की कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो देखो ये केवल आपके जो ऑप्शन है वो भी आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि ऑल ऑफ दिस दिया होगा, नन ऑफ दिस दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह के आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी कि आपसे पूछा हुआ क्या है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आशा करता हूं कि आपको इन 10 क्वेश्चन से भी 40-50 के अराउंड क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो अगर वीडियो देखो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जो हमारे चैनल पे नए हैं। आपको इसी तरह की जो वीडियोस हैं वो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स की मिलती रहेंगी। बस करना क्या है हमारे चैनल पे बने रहना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।